कल अमेरिका के मिलिट्री बेस जो सीरिया में अल तन्फ, उस पर जो हमला इराकी रेजिस्टेंस ने किया गाजा के समर्थन में, जिसमें 3 अमेरिकन मारे गए, 34 से ज्यादा इंजर्ड हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ने कहा अमेरिका विल रिस्पॉन्ड, अमेरिका जवाब देगा। लेकिन यहीं पर आज का वीडियो है कि अमेरिका जवाब तो देगा, लेकिन किसको जवाब देगा? क्योंकि क्या है कि जो पूरी मिडिल ईस्ट का जो सिनारियो है, जिस तरीके से पूरी गोटियां बिछी हैं, उसमें अमेरिका एक्चुअली किसको टारगेट करेगा? अब देखिए, यहां पर सवाल आता है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कितने मिलिट्री बेसेस हैं। तो आपको मैं बताऊं कि अमेरिका के करीब 19 मिलिट्री बेसेस हैं। 9 सीरिया में हैं, 6 इराक में हैं और 4 कुवैत में हैं। 19 मिलिट्री बेसेस हैं। करीब 9 एयरफोर्स बेसेस हैं, 2 टर्की में, 2 कुवैत में, 1 कतार में, 1 यूएई में, 1 सऊदी अरेबिया में और 2 जॉर्डन में। 9। 2 नेवल बेसेस हैं जिबौती और बहरीन में, और 2 कोस्टल गार्ड बेसेस हैं सऊदी अरेबिया और बहरीन में। अब आप देखिए पूरे जगह मैप देखिए, अगर आप तो जो संख्या है अमेरिकन ट्रूप्स की, वो आप देखिए तो 53 से 55,000 तक पहुंचती है केवल मिलिट्री बेसिस की। उसके बाद जो एयरफोर्स बेसिस हैं उसमें भी खासतौर पे जॉर्डन में मिलिट्री डिप्लॉय होती है, बहुत सारी इस तरह की फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं, तो वो संख्या बढ़ के कहीं ना कहीं 60, 70, 80 हजार पहुंचती है, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे अपने बेसिस गुप्त भी रखता है। और जो 9 सीरिया में बेसिस हैं, अब ये वाला मैप देखिए, इस मैप में जो 9 सीरिया में बेसिस हैं उसके एक वो थोड़ा नॉर्थ सीरिया की तरफ है और साउथ सीरिया की तरफ रशियन बेसिस हैं। और इराक में भी आप देखिए तो जो बेसिस हैं अमेरिका के, वो थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न इराक की तरफ है। जो साउथ इराक है, खासतौर पे जो सुन्नी बहुल अनबार प्रोविंस है, वहां पर अमेरिका के उस तरह के बेसिस नहीं है। अगर आप सीरिया और इराक के मैप को मिला दीजिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग एक ही ब्रॉड पेरिफेरी में अमेरिका के 16 मिलिट्री बेसिस हैं, नॉर्थ सीरिया और नॉर्थ ईस्ट इराक में। ये पूरा जो साउथ सीरिया है, दमस्कस, ये सीरिया की सरकार जो असद रिजीम है उसके कंट्रोल में है, और रशियन बेसिस यहां पर हैं। उसके साथ साथ इराक में आप देखिएगा तो पूरा जो साउथ इराक है वो कहीं भी किसी भी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। और यही वो जगह हैं जहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो एक्टिव हैं। अब रेजिस्टेंस फोर्सेस को अमेरिका ढूंढेगा कैसे? क्योंकि देखिए जो पूरा एक दायरा है, गाजा में हमास है, सबको पता है, यमन में हुतीज हैं, सबको पता है, वो वहां की सरकार में है, और लेबनान में हिजबुल्लाह है, सबको पता है। लेकिन जब आप सीरिया और इराक की तरफ बढ़ते हैं तो ये पूरी परिस्थिति दूसरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर इराक की स्थिति लीजिए। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स करके ग्रुप है, जो कि 2003 के बाद, 2003 से 2017, जो 2003 में अमेरिकन इन्वेजन हुआ, उसके बाद सद्दाम हुसैन की रिजीम गिरी और फिर आईसिस के खिलाफ जो लड़ाई चली, तो जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं वो लोग वहां पर कई फैक्शंस में ऑपरेट करती हैं। और उनमें भी एक छोटा ग्रुप है जिसको कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, जिसने अभी अटैक क्लेम किया कि अल तन्फ पे उसने अटैक किया, जिसमें कताब हिजबुल्लाह, हरकत हिजबुल्लाह, इस तरह के शियाइट ग्रुप्स हैं। और पॉपुलर जो मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं या जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं, ये इसमें शिया भी हैं, इसमें सुन्नी भी हैं, इसमें यजीदी भी हैं, इसमें क्रिश्चियन भी हैं, इसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज के भी लोग हैं, इसमें कर्ड्स भी हैं। तो एक बड़ा ये यूनाइटेड फ्रंट है, और इसके अंदर का कोर ग्रुप जो प्रो ईरान शिया मिलिशियाज हैं उनका है। अब उसकी दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल काउंसिल फॉर रेजिस्टेंस है, जो बेसिकली सुन्नीस का है, जो कि सुन्नी अरब्स हैं इराक में। उनका भी ग्रुप है कि वो कहां पर, उनके ठिकाने कहां पर हैं, इस बारे में अमेरिका तक को पूरी जानकारी नहीं है। मतलब इसके बावजूद कि करीब 70-80 हजार फोर्सेस अमेरिका की पूरी मिडिल ईस्ट में है, फिर भी उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और सबसे जो खास बात है, अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, उनको हटाया, एक शिया रिजीम लाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर ईरान ने एक तरह से
अमेरिका के खिलाफ एक इंसर्जेंसी वहां पर शुरू की, और जो लोकल शियाइट्स हैं, मुक्तदा अल सदर, उनके भी नेतृत्व में एक लोकल, जो कि इराकी जिसको शिया कह सकते हैं, जो ईरानी शिया से थोड़ा डिफरेंट हैं, अलग अपने को मानते हैं या उनके साथ अपनी आइडेंटिटी मर्ज नहीं करना चाहते, तो उनका भी एक अलग रेजिस्टेंस ग्रुप शुरू हुआ। ये सारी फोर्सेस मिलकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स बन गए 2017 के बाद। उधर शिया ग्रुप जैसे मैंने सुन्नी ग्रुप जैसे मैंने बताया, जो पॉपुलर रेजिस्टेंस ऑफ इराक है, और इन दोनों में शिया और सुन्नी ग्रुप्स में एकता बन गई। अमेरिका चाहता था कि एकता ना बने, और आईसिस का जब थ्रेट सामने आया, आईसिस एक सुन्नी फोर्स के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करती थी वो अमेरिका की कठपुतली, लेकिन अमेरिका ने पूरा एक ड्रामा किया कि हम आईसिस के खिलाफ हैं। आईसिस को हराया ईरान ने, और वहां की जो इराकी लोकल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, सुन्नी और शिया ने मिलके आईसिस को हराया। और उसके बाद लेकिन अमेरिका ने फिर वही शिया सुन्नी डिवाइड का खेल शुरू किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब यहां जो पूरी एक देखिए सिचुएशन बन रही है, अमेरिका के जो सीरिया और इराक में बेसेस हैं वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हैं, लगभग एक पेरिफेरी में। उधर जो बाकी उसके जो सोल्जर्स हैं उसमें देखिए सबसे जो बड़ी संख्या वहां पर है कुवैत में है, 13,000 अमेरिकन सोल्जर्स। उसके बाद बहरीन में है, उसके बाद कतर में है 13,000। फिर उसके बाद अगर आप इराक में देखिए तो इराक में 3,000 हैं, और सीरिया में 2,000 हैं। जिबौती में करीब 4,500 है जो यमन के पास है। उधर सऊदी अरेबिया में 4,500 है। ये जितनी भी फोर्सेस आप देखिए, ये कहीं भी जो इराक और सीरिया से जो चैलेंज आ रहा है उसको काबू में करने के, मीट करने के केपेबल नहीं है। टर्की में जो 2 अमेरिकन बेसेस हैं, एयरफोर्स बेसेस, वो उस तरह से फायरिंग नहीं कर सकते इराक और सीरिया के ऊपर, ये उनकी शर्तें हैं। उसी तरह से केवल कुवैत एक ऐसा देश है जहां 4 मिलिट्री बेसेस और जहां बहुत भारी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स हैं, कि जहां पर एयरफोर्स और मिलिट्री दोनों बेसेस हैं, और वो वहां से अमेरिका फ्रीली ऑपरेट कर सकता है। लेकिन कुवैत से कोई रीच उस तरह से इराक और सीरिया की बनती नहीं है। अब यहां पर देखिए यही वो पॉइंट है जो हमको समझने की जरूरत है कि इजराइल, देखिए इजराइल और अमेरिका एक है, इजराइल अमेरिका नेटो ये एक है। अभी यूक्रेन में वॉर इन लोगों ने एक तरह से रशिया के ऊपर थोपी कि हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाएंगे, तो रशिया को सीधे थ्रेट था, रशिया इंटरवीन किया, वहां लड़ाई जारी है, रशिया का अपर हैंड है। उसके बाद इन लोगों ने सीरिया में जो पहले किया, सीरिया को तोड़ दिया, अब सीरिया में बेसेस वगैरह बना दिए, लेकिन वहां रशियन बेसेस भी हैं। और ये जो सारे एक जिसको कहते हैं चेस बोर्ड जो मिडिल ईस्ट का है, उसमें जो मिसिंग लिंक्स हैं वो वही इराक और सीरिया के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो एक बड़ा हिस्सा जो है जहां पर अमेरिका की पहुंच नहीं है। और वहीं से अल तन्फ जो अमेरिका का जो सीरिया में बेस है, और जिसको जॉर्डन का जो टावर 22 ओवरसी करता है, वहां पर सीधे हमला हुआ जिसमें 3 अमेरिकन मारे गए और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, जैसे मैंने बताया। ऐसी सिचुएशन में फिर वही बात आ जाती है कि जो बाइडेन अपने दोस्त नेतन्याहू का तो साथ दे सकते हैं, उनको हथियार सप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वो उनके बस में। हालांकि अगर मेडिटेरेनियन सी का रूट इराकी रेजिस्टेंस ने बंद कर दिया तब क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब तब वो अफ्रीका, वही मतलब अफ्रीका से जो वास्को डिगामा 1498 में इंडिया को खोजते, वो पूरा जो केप ऑफ हॉर्न है अफ्रीका को नीचे से वहां से होते हुए वो जो पहुंचा था, तो बहुत ही एक लंबा एक तरह से वो उसकी यात्रा है। तो ये जो देखिए अमेरिका ने बेसिस तो बना ली, लेकिन वो बेसिस रशिया को वो कम्बैट करने के लिए बेसिस है, ठीक है। वो रशिया ने जहां जहां बनाया है या रशिया को घेरने के लिए प्राइमरीली बने। ईरान को भी घेरने के लिए उन्होंने कुछ जगह बनाया, लेकिन जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, जो नई ताकतें उभर रही हैं, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए हमास है गाजा में, हिजबुल्लाह है लेबनान में, या जैसे इराक और सीरिया, इनको टैकल करने के लिए अमेरिका की रणनीति ही नहीं है, स्ट्रैटेजी ही नहीं रही है। तो फिर वो उसने उस तरह से बेसिस बनाए नहीं है, और सारे के सारे बेसिस मिल भी जाएं
और 80,000, मतलब ये एक काल्पनिक चीज है, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन एक 80,000 अमेरिकन सोल्जर्स अगर किसी को इन्वेट करेंगे तो किस देश को करेंगे? क्योंकि इराक में तो वो उनका एलाई माना जाता है। सीरिया में ऑलरेडी सीरिया एक तरह से दो भागों में विभाजित है। लेबनान में आप जानते हैं सिचुएशन क्या है, वहां पर अमेरिका का कोई बेस भी नहीं है। जॉर्डन वगैरह तो तुरंत ऐसे हैं जो पल्ला झाड़ेंगे। सऊदी अरेबिया भी ऐसा है जो कभी अलाउ नहीं करेगा अमेरिकन सोल्जर्स को वहां से मूव करने के लिए इराक की तरफ। तो अब जब ऐसी स्थिति है तो फिर बहराइन और कुवैत और इवन कतार जो कि मीडिएट कर रहा है, कतार का दोनों तरफ रोल है, अमेरिका से भी उसकी दोस्ती है और इधर मीडिएशन भी जो इजराइल और हमास के बीच है वो भी वो होस्ट करता है। तो कतार, ये सब देश देखिए, वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि अमेरिकन सोल्जर्स को वो तुरंत ट्रांसपोर्ट कर सकें इराक वगैरह। जो एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक्स है वो अमेरिका कर सकता है, लेकिन एयर स्ट्राइक्स की भी लिमिटेशन है। बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं अमेरिका के जहाँ पर जहाँ से एक तरह से एक गुप्त समझौता है कि वो सीधे सीधे मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर हमला नहीं कर सकता है। तो फिर वही सवाल आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को बुरी तरह से इस बार एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस का जो नेता है ईरान और उसके पीछे जो चाइना और रशिया है उन्होंने बुरी तरह घेर तो नहीं लिया है। और गाजा में जो फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, जो हमास लड़ रहा है, उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उन्होंने ऐसा माहौल पूरे मिडिल ईस्ट में बना दिया है कि मिडिल ईस्ट की जनता ये नहीं स्वीकारेगी कि यूएस सोल्जर्स या यूएस बेसिस से किसी भी तरह के हवाई, नेवल या मिलिट्री अटैक्स बड़े पैमाने पे मिडिल ईस्ट पर हो। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।